पहली दफा पाकिस्तान की सरजमीन पर ईरान इस तरह आया है। ये टॉक हैं, ये दो ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं, पाक लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी। वाइज नेशंस नेवर स्टार्ट एन अनएंडिंग वॉर। ईरान ने 3 अपने मुतालबात वक्त से पहले मनवाए हैं। शॉर्ट टाइम सिर्फ एक मकसद है कि ईरान से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवा दें। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के अलावा कोई और मकसद नहीं है। गजा 2 साल मार ना खाता अगर उसके पास अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ होता। लेबनान में भी कुछ ना होता अगर उसको स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ होता। ट्रंप ने और अमेरिका ने 4-5 काम किए हैं जो उसकी अगले 1 साल की प्लानिंग है। इंटरनेशनल चोक पॉइंट दुनिया में और कोई नहीं है भाई, 5 ही हैं सिर्फ। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम से वो खौफजदा है। इसराइल से पूछो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, किसी और से पूछो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। यूरोप के 40 मुल्क इकट्ठे हुए स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है इट शुड बी ए फ्री इंटरनेशनल वाटरवे। अमेरिका ने कान मरोड़ के कहा इंसान के बच्चे बन जाओ। इसराइल की कोई जंग नहीं है ईरान के साथ। ईरान की प्रॉक्सीज की वजह से मुस्लिम उम्मत तकसीम हुई है। हॉर्मुज़ के खुलने का मसला ये कि इंटरनेशनल प्रेशर है। हॉर्मुज़ किसके लिए मसाइल बना रही है? चीन के लिए। ईरान की एक ऐसी फतह होगी जिसे शायद कोई बर्दाश्त ना करे। इसराइल बर्दाश्त कर जाएगा, सऊदी अरब नहीं करेगा। दिलों में बड़ी जलन होगी। निगोशिएशन टीम पे बैठने से पहले जो मुल्क अपने मुतालबात मनवा ले, समझो कि उसकी एक हेजेमनी है और विक्ट्री पे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज। मैं हूं उमर बशीर और हमेशा की तरह हमारे साथ हैं ओरियम मकबूल जान साहब। इस वक्त पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। ये डायरेक्ट टॉक्स हैं। इन मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है, एक बड़ा क्वेश्चन है जो सब पूछ रहे हैं और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। वो ये है कि ये डॉक्यूमेंट ऑफ सीज फायर होगा या डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर होगा। ओरियम मकबूल जान साहब से जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथ साथ आपको ये बताते चलें कि आज बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। वो ये है कि जैसे जैसे डायलॉग चल रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स और मिलिट्री माइट जो है वो सऊदी अरब मूव कर दी है, वहां पर जा रहे हैं। फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से खबर आ रही है कि अमेरिका के शिप और डिस्ट्रॉयर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक्टिव हैं और चाइना की तरफ से वेपन्स शिपमेंट जो है वो ईरान को जल्द से जल्द सप्लाई कर दी जाएगी। और आखिर में आपको बताते चलें कि जो पाकिस्तान का 3.5 बिलियन यूएई ने देना था, पाकिस्तान के पास पार्क किया हुआ था, वो कतर और सऊदी अरेबिया उसको क्लियर करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, टॉक्स चल रही हैं, लोग ये कह रहे हैं कि जी 1979 के बाद, लोग क्या बल्कि हिस्ट्री यही कहती है 1979 के बाद पहली दफा पाकिस्तान की सरजमीन पर ईरान इस तरह आया है। अच्छा, इससे पहले नहीं हुआ? नहीं, इस पर शाह के ज़माने में, बल्कि इवन ये था कि जब 74 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाई थी तो उसमें शाह ईरान नहीं आया था, क्योंकि शाह ईरान जो था वो एक ऐसे कैंप में था जो कि प्योर प्रो अमेरिकन कैंप। शाह ईरान जो था वो एक किस्म का थानेदार कहा जाता था, अच्छा। वॉचमैन ऑफ अमेरिकन इंटरेस्ट इन दिस अपना मिशन के वस्ता सेंट्रल एशिया। अच्छा। तो असल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दोस्ती थी कज़ाफ़ी के साथ बहुत ज़्यादा। आपको याद होगा ये जो कज़ाफ़ी स्टेडियम बनाया गया है, यहाँ कज़ाफ़ी ने तकरीर की थी भुट्टो के साथ। अच्छा। जलसा किया था, बाकायदा जलसा किया था। और वो हमारे बुजुर्ग होते थे प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रहे हैं, उन्होंने बाकायदा तर्जमा किया था, बड़े यंग थे उस वक़्त। तो वह उस जलसे में था, मुझे याद अच्छी तरह। तो कज़ाफ़ी को उसको हाथ पकड़ के, तो शाह ईरान ने कहा था कि अगर कज़ाफ़ी आएगा तो मैं नहीं आऊँगा। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शरारतें भी तो उसको ले डूबी है ना, वैसे आसान था तो बड़ा तेज़ आदमी। और उसका ये जो हाफ़िज़ अल-असद था वो भी उसके साथ ज़ाती दोस्ती में शामिल था। तो उसने बेसिकली अपने आप को ना मार्शल टीटो और इस लेवल के आज़ाद खारजा परसी और नॉन अलाइड मूवमेंट और वो मिल्लत इस्लामिया का एक बहुत बड़ा लीडर बनाने की कोशिश की थी, उसी में बेचारा मारा गया। ठीक। और अमेरिकन के साथ, और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिकन कहते थे लेके हम आए हैं। बाकायदा याह्या खान को हमने उसको स्टैंडर्ड किया, हमने बाकायदा उसका प्लानिंग की, हमने इसको अमेरिका से भेजा तो ये है। अच्छा, लेकिन छोड़ें इस बात को। सूरत हाल इस वक्त यह है कि ईरान की जो इस वक्त टीम है, इस टीम को मुताला करते हैं और दूसरी मुताला करते हैं हम उसको अमेरिकन टीम को। पहली बात यह है कि इस वक्त जो जेडी वैंस हैं जो कि भेजा गया है, ये बेसिकली ईरान ने 3 अपने मुतालबात वक्त से पहले मनवाए हैं। अच्छा। निगोशिएशन टीम पे बैठने से पहले जो मुल्क अपने मुतालबात मनवा ले, समझो कि उसकी एक हेजेमनी है और विक्ट्री पे। नंबर 1 उसने ये मनवाया है
कि हमारे $6 अरब जो कि कतर के अंदर रखे हुए थे, सीज कर दिए थे, वो रिलीज कर दिए गए, वो रिलीज हो गए। $6 बिलियन। 6 बिलियन अरब डॉलर, बिलियन मतलब वो अंग्रेजी अंग्रेजी नहीं सर, उर्दू मीडियम जी ठीक है। जी। मैं क्या तुसी किधरे आइन वाला अरब ना कह दियो ना। अच्छा अच्छा, एन वाला अरब, ऐन वाला। एन, हाँ, 1 अरब रखा हो। हाँ जी। हाँ, दूसरा उन्होंने ये कहा था कि सीज फायर हो जाए उसका लेबनान वाला। ठीक। अब वो उन्होंने कहा है कि उसको सीज फायर जो है लेबनान का हो गया है। उसके बावजूद भी थोड़ी बड़ी इतलात, आज जब 1 घंटा पहले की खबर है कि वहां सीज फायर को थोड़ा सा जब ये पहुंच गए हैं, शरारतें अब शुरू हुई। तीसरा उन्होंने ये कहा था कि हम जेडी कृष्णन और स्टीव विटकॉफ से उसको नहीं मानते। उसकी वजह यह है कि इन दोनों की कोई हैसियत नहीं है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ये बेसिकली कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रॉपर्टी डीलर्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बेसिकली हालांकि जेड कुश्नर उन लोगों में से है कि जिसके बारे में कहा जाता था जेड के नेतन्याहू जब अमेरिका आता था तो इसके फ्लैट में आके ठहरता था कृष्णन के, और ये अपना बेडरूम खाली कर देता था, ये बाहर लॉन्ज में सोता था और नेतन्याहू जो है उसके अंदर। अच्छा, इस लेवल की उसकी दोस्ती है। और डायरेक्टली इलेक्टेड भी नहीं है। दोनों डायरेक्टली नहीं, ये कोई फैसला कर दे तो ये बाइंडिंग नहीं है, बाइंडिंग नहीं है। एक दूसरे। तो अब उन्होंने तीसरी डिमांड की थी कि जेडी वैंस खुद आवे। ठीक है। अब जेडी वैंस को क्यों बुलाया गया? जेडी वैंस उन लोगों में से है कि जो इंतहाई उस ग्रुप में शामिल है कि जो एंटी वॉर है, और ये इसका जो मशहूर नारा था उसको क्या था कि मेक द अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा जिसे कहा जाता है, मागा। वो कहते थे कि इस वजह से, और इसके एक मजमून छपा था इसमें 2023 में वॉल स्ट्रीट जर्नल में, जो दोबारा कैंपेन, उसने कहा कि मैं ट्रंप की कभी हिमायत ना करता। इसकी एक वजह यह है कि इसने अपने पिछले टेन्योर में एक भी जंग नहीं छेड़ी अमेरिका की, उल्टा इसने जंग से अमेरिका को निकाला है। फिर इसकी एक म्यूनिख की स्पीच है बड़ी मशहूर कि जिसमें उसने कहा कि ये अमेरिका जो है इस किस्म के जो वीज़ा रेगुलेशन ये करता है ये गलत है, ठीक है, और हमें नेटो के अंदर से भी हमें चाहिए। मैं सिर्फ बीबीसी की जो उन्होंने तबसरा किया है उसके तो 3 सफ़े लिखे हैं उसने, बीबीसी ने। इसके बाद उसने ये लिखा है कि गैर मुतवक्को बॉस की नुमाइंदगी का इसाफी चैलेंज भी दरपेश होगा। उसने कहा है कि ट्रंप जो वैंस है वो कहता यह है कि मुझे उसने इख्तियार तो दे के भेज दिया है ट्रंप ने, लेकिन ट्रंप का मसला ये है कि ट्रंप जो है ये बातें बदलता रहता है। अच्छा, और ये मुझे उसके वो बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है कि ये वो शख्स है, उसने कहा है इसने ओवल ऑफिस के अंदर यूरोप एशिया भर में खारजा पॉलिसी के रहनुमाओं के साथ होने वाली मुलाकातों और तकारीब में उन्हें मेज़ पर नुमायां जगह दी जाती थी। वेनस ने गुज़िश्ता साल म्यूनिख सिक्योरिटी काउंसिल में की गई एक तकरीर के पास खासी तवज्जो हासिल की, जहाँ उन्होंने यूरोप की इमिग्रेशन कवानीन और आज़ादी एजाज़ से निपटने के तरीके पर सख्त तकरीर की कि आप क्या करें। फिर उसके बाद वो कहता है कि जेडी वैंस ने सन 2023 में वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक मजमून लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने ट्रंप की हिमायत इसलिए की कि उन्होंने कोई बैरूनी जंग शुरू नहीं की। ईरान के साथ जंग से एक दिन कबल वीनस ने वाशिंगटन पोस्ट को बताया कि ट्रंप अमेरिका को मशरिक वस्ता में एक और नाम निहाद दायमी जंग में नहीं घसीटेंगे। और वो ट्रंप का एक फिक्रा कोट करता है। ट्रंप का फिक्रा मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कि वाइज नेशंस नेवर स्टार्ट एन अनएंडिंग वॉर। वो कौमें जो हैं वो एन अनएंडिंग वॉर, ये ट्रंप का बहुत बड़ा फिक्रा था और ये 2017 में उसने बोला था। इसके साथ उसने ये कहा है कि वैंस से उनकी टीम को मसाइल के पेचीदा मजमूए से भी निपटना होगा, जिनमें आबना ऑर्मस को दोबारा खोलना और ईरान के जौहरी प्रोग्राम का खात्मा। ये मसाइल तकनीकी नौयत के। अब आते हैं जनाब, सूरत हाल ये है कि ये टीम बड़ी छोटी सी। उसके बारे में एक कहा जाता है कि अमेरिकन एम्बेसी में खुद इतनी ज़्यादा टीम है, फॉरेन ऑफिस के इतने नुमाइंदे बैठे होते हैं कि वो असिस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये बेसिकली एक कहा जाता है कि ये ज़ायनिस्ट 2 जासूस उसके ऊपर मुकर्रर किए गए। अच्छा, कुशनर और स्टीव विटकॉफ दोनों बेसिकली दे आर कंसिडर्ड एज कि यहूदियों में एक तो वो है ना जो कि बुनियादी तौर पर वो हैं अपना यहूदी हैं, मजहबी तौर पर यहूदी, एक ज़ायनिस्ट जो कि इसराइल को उसका वो बनाना चाहते हैं, उसका जो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं। ठीक, तो दोनों उसके साथ उनको उसका तो बहुत नुमाइंदे मौजूद। दूसरी तरफ आ जाए ये कालीबाफ को और उसको देख लें, अपना ये क्या नाम है, ये अब्बास अराक्ची। अब्बास अराक्ची। अब अब्बास कालीबाफ तो खैर उसमें रहा है, पासदारान इनकलाब में रहा है,
और पास्ताराना इनकलाब के बाद दूसरी उसकी जो अहम तरीन चीज़ ये थी कि वो बंदा जो था वो मेयर रहा है तेहरान का, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वो प्रेसिडेंट का कैंडिडेट समझा जाता था। अच्छा। पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत पढ़ा लिखा। अगरचे कालीबाफ ईरानी में कहते हैं कालीन बुनने वाले को। अच्छा। हाँ, गालिबाफ, गालीन, कालीन, ये उनके लहजे हैं, तो जो ईरानी लहजे हैं जो दो मुख्तलिफ तरीके से वो चलते रहते। तो ये बड़ा एनर्जेटिक मेयर था, समझ जाता था। अच्छा। इसने वहाँ पर बहुत बहुत वहाँ काम किया। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो आगे ये इस वक्त इसको टीम को लीड कर। अब्बास अरागची को मुझे अच्छी तरह याद है कि 1997 की एक मीटिंग में, जो बॉर्डर मीटिंग थी, मैं और चीफ सेक्रेटरी शायद उसमें अब्बास अरागची साहब मौजूद थे, और मुझे याद है कि हमने एक छोटा सा ड्राफ्ट बनाना था आपस में बॉर्डर। अच्छा। और पूरी रात सिर्फ 2 लफ्ज़ों पर ऑफ एंड वट, कि वट कहाँ इस्तेमाल होना है, ऑफ, कि ईरानी इस हद तक वो है अच्छा। कंसर्न होते हैं उसके ऊपर। तो अब्बास अरागची उस फॉरेन ऑफिस के अंदर वो थे और काफ़ी अरसे से वो रहे हैं। मैं 1996 की बात कर रहा हूँ, जब थे उनकी बात। अच्छा। ही वॉज लीडिंग, लेकिन टीम को मैं देखा टीम कितनी ज़बरदस्त ट्रेन की हुई। उसका एक्सपीरियंस है किस ज़माने का। 5-1 की एक टॉक हुई थी, 5 मुल्क और ईरान, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर साथों के ऊपर गुफ्तगू हुई थी, बाकी सारी चीज़ें आपको याद होगा कि वो जी, 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 जब जी। बाइडेन के ज़माने के अंदर वो जो कुछ खोल दिया गया, जिसको आके ट्रंप ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था बात। तो वो जो उसमें भी एक अब्बास अरागची, फिर इस वाले में भी यमन के मुज़ाकरात हैं। ओमान उसके वाले। मस्कत अमान। अब मस्कत अमान को आप कोई छोटा मुल्क ना समझें। जी, बिल्कुल। मस्कत अमान की जो सलाला की बेस है, वो अमेरिका के लिए शारक की हैसियत रखती है। सलाला जो है, अगर आप जाएं ना, वो मेरे ख्याल इसकी अपोजिट है, हरमुज के ऊपर। बाबल मंदब के ऊपर है। बिल्कुल ऐसे। यमन शुरू होता है वहां से, और वहां अमेरिका की बहुत बड़ी, पहले वो उसको बना रहे थे, क्या नाम है, पोर्ट वो जो होती है कारोबारी, फिर अमेरिका ने उसका अपना अड्डा बना लिया, और वो बड़ी खूबसूरत उन्होंने बिल्टअप की हुई है। अगरचे कि मस्कत अमान किसी चीज़ में आता नहीं है, ठीक। लेकिन उन्होंने उसको रखा हुआ को इस्तेमाल कर। वहाँ पर उसका वज़ीर ख़ारजा जो था वो बीच में मीडिएशन कर रहा था। ये सारे लोग बैठे हुए थे। जो 7 पॉइंट्स आज वो दे रहे हैं, सारे पॉइंट तकरीबन अमेरिका के खत्म। न्यूक्लियर प्रोग्राम भी उन्होंने कहा था हम लोग नहीं करेंगे। मिसाइल प्रोग्राम के बाद उन्होंने कहा था कि हम यहाँ उसको जहाँ है उसको कैप करके इतना ही रखेंगे। ये सारे जैसे ही ये मुज़ाकरात तकरीबन कंप्लीशन के करीब पहुंचे और दस्तखत होने वाले थे, तो 28 मार्च को अमेरिका ने, 28 फरवरी को अमेरिका ने हमला कर दिया। जी, ठीक। बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद और कौन हुआ, मकबरा में क्या हुआ, आयतुल्लाह खामेनी शहीद हो गए। ये कोई छोटी बात नहीं थी। अच्छा, अब भी वो ये सूरत जैसे को जिस तरह वो आए हैं, वो समझते हैं कि हमारे ऊपर ये सूरत, वो किसी ने पूछा भी, तो उसने कहा हमें इसका कोई खतरा नहीं है। ईरान में एक उनकी जो अपना न्यूज़ एजेंसी बाख्तर थी, उसने पूछा था कि आप, उसने कहा हमें कोई मसला नहीं, शहीद हमारी पूरी की पूरी जो है वो अपना क़यादत जो है वो मौजूद है, और हमारे यहाँ इंसानों के जाने आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 72 लोग लेके आए हों, 70, 71 वफद का हेड है, 70 लोग तैयारों, 3 के 4 तैयारों में वो आए हैं उसके। और ये सारे के सारे जो हैं उनके वो हैं कि जो नेगोशिएशन के लिए बहुत माहिर समझे जाते हैं। असल मुतालबा अमेरिका का जो था नेगोशिएशन शुरू करने से पहले ईरान से किया गया, वो उन्होंने नहीं माना। वो उन्होंने कहा था कि जब तक नेगोशिएशन हो रही हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसको फ्री कर दिया जाए। जिस पे वो उन्होंने नहीं माना, वो उनके कंट्रोल में है, और इस वक्त तो मुकम्मल तौर पे उनके कंट्रोल में। सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं है, हौसियों के अदन में होने की वजह से ईरान जब चाहे रेड सी रोक सकता है, उसको बंद कर सकता है। रेड सी रोक सकता है, सऊदी अरब के लिए नहीं, इधर से जाने वालों के लिए, ताकि वो सुएज ना जा सकें। और गुज़श्ता तकरीबन 1 साल से रेड सी बंद है, सुएज कैनाल इस्तेमाल नहीं हो रही। सुएज कैनाल सिर्फ अफ्रीका के कुछ मुल्कों के लिए इस्तेमाल हो रही है। वो आज उसके निक रॉबर्टसन वो पाकिस्तान पहुंच गया, वो वहाँ बैठा हुआ था, क्या नाम है, यम्बू बंदरगाह है उसकी, सऊदी अरब की। वो यम्बू से कह रहा था ये देखें कितने कंटेनर्स उतर रहे हैं, कितने जो अब तो खैर निक रॉबर्टसन यहाँ से कह रहा था, निक रॉबर्टसन भी ये कह रहा था कि जिस किस्म की खबरें फैल रही हैं इर्द गिर्द, अब उसने पहली खबर जो है वो ये है कि ये अब 2-3 दिन अगर रोक ली जाती ये बात, तो ज्यादा कौन से? बाहमी दफा के माहिदे के तहत पाकिस्तानी जंगी तैयारे सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी वज़ीर, ये हो सकता है खुद बताई गई हो। ये BBC की खबर।
जी लीक करवाई गई है, हैं? लीक करवाई गई है वजारत दिफा ने सऊदी अरब ने लीक कराई। पाकिस्तान में। सऊदी अरब की वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान से एक फौजी दस्ता मशरकी खित्ते में वाक़ शाह अब्दुल अजीज़ फ़ज़ाई अड्डे पर पहुंच चुका है। सऊदी वजारत दिफा की तरफ से शनिचर को एक्स पर जारी तफसीलात के मुताबिक सऊदी ये तैनात दोनों बरादर ममालिक के दरमियान तय हो जाने वाले मुश्तरका स्ट्रेटेजिक दिफाई माहे के तहत अमल लाएगी। बयान में मजीद कहा गया है कि पाकिस्तानी दस्ता पाक फ़िज़ाइया के लड़ाका और मुआवन तैयारों पर मुश्तमिल है, जिसका मकसद दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज के दरमियान मुश्तरका अस्करी हमआहंगी को मजबूत बनाना, अमली तैयारी के मयार को बुलंद करना और इलाकाई और बैनुल अक़वामी सतह पर अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में ताउन फराहम करना। This is a message clearly to Iran also that क्या हम शुरू हो जाए? अगर ये टॉक्स कामयाब नहीं होती तो वापस जाके ये मत शुरू करना, हम तैयार है। इस मतलब कि पाकिस्तान ईरान से लड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल, मैसेज दे के चुप करवा दे तो ज्यादा बेहतर है। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। अच्छा, डिप्लोमेटिक खबर लैंग्वेज लगा है। दो। नहीं, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज तो यारों के बगैर भी दी जा सकती थी। तो ये आप त्यारों कहते के कि आप कहते कि ये नेगोशिएशन खराब करने वाली बात होती है। क्या आप कहें हम तैयार हैं, तुम मान जाओ। नहीं, 3 बातें उनकी मानी हैं तो अब ईरान को भी 1-2 मान लेनी चाहिए ना हमें। स्टेट ऑफ हॉर्मज़ क्लियर कर दे। स्टेट ऑफ हॉर्मज़ पे ना जाए लेकिन कुछ ना कुछ तो दे ना गारंटी के तौर पे। ये तो थोड़ी है कि नहीं, सारी क्या बातें खुद मनवा ले। वो क्या गारंटी? हाँ, ये वो कहते हैं कि जी हमारा न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है ना, हम पब्लिक उसके लिए यूज पहली कर बात रहे यह हैं। है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो दुनिया के 50 मुल्क हैं जो कि उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये है कि ठीक, एनर्जी के का लिए करते हैं। फतवा है कि शरन हराम है एटम बम बनाना। एनपीटी साइन किया हुआ है फतवे से भी यहाँ नहीं, फतवा उनका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, NPT से। अच्छा। हाँ, फतवा उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस्लाम के मुताबिक ये जो जनरल कैल जिस असले से आम शहरी भी साथ मर जाए टारगेट के साथ, वो न्यूक्लियर बम में मरता है, फिर नुकसान हो, वो हराम है इस्लाम के अंदर। इसका मतलब है यूज करना भी हराम है। ठीक। और ये वाकई बात उनकी ठीक है कि इस्लाम में ऐसे आप बताएं कि यहां तक कहा गया कि तुम फसलें नहीं काटोगे, तो यहाँ तो पता नहीं क्या कुछ तबाह हो जाता है न्यूक्लियर बम के अंदर। अच्छा, फिर ईरान जो है जिस कैफियत में दाखिल हो रहा है आज कि 13 अड्डे जो है उनके तबाह कर चुका है अमेरिका के, जो अरब में थे, इंक्लूडिंग बहरेन का अड्डा। कतर की बेसिक वो सप्लाई लाइन जो है वो जो उसका जो रिजर्वायर इस्तेमाल, जो 25 साल तक अपने 15% उसको गैस रिजर्वायर को इस्तेमाल ही नहीं कर सकेगा। और दूसरी अहम तरीन चीज़ ये है जो कि मैं अभी देख रहा था कि इस वक्त जो अमेरिकन प्लानिंग है, ठीक है जी, ये बेसिकली 2 तरीके की। एक वो बहुत अच्छे उसके हैं प्रवीण उसके जो हैं इंडिया के और इंडिया फोर्स वाले, फोर्स मैगजीन के प्रवीण साने, वो 2 है। हाँ, वो बड़ी मजेदार। उसने 2 चीजें उसने कहा, ये टॉक जो है ये 2 ऑब्जेक्टिव्स रखती हैं, पाक लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी। शॉर्ट टर्म सिर्फ एक मकसद है, ओनली वन मकसद, कि ईरान से स्टेट ऑफ हॉर्मज़ खुलवा ली जाए। स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के अलावा कोई और मकसद नहीं है। ईरान को, अमेरिका को अगर ये कहा जाए ना कि हम ना न्यूक्लियर बम बनाएंगे, हम मिसाइल बनाएंगे, हम फलां बनाएंगे, बनाने दो, तुम करो तो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ खोल। नहीं, वैसे अगर डायलॉग कहीं डेडलॉक बनता है इसमें, तो मेरा ख्याल है यही एक रीजन है जिसके ऊपर पॉइंट है जहाँ पे अब ये 3 अखबारों में खबर है घंटे पहले की कि इसके लाइव अब, ठीक है, ये देखें, ये राइटर्स की खबर है कि यूएस क्लीनिंग आउट स्टेट ऑफ हॉर्मज़, ट्रंप क्लेम एज ईरान थ्रेटन्स टू अटैक अनऑथराइज्ड शिप्स। वो कहता यह है कि ये अटैक करना चाहता है, और ये उन्होंने, ये मैं खबर आपको सुना दूँ, ये जेरूसलम पोर्ट में भी छपी है, ये राइटर्स में भी छपी है, ये उसको भी पिक उन्होंने राइटर से लिए। US Navy ships reportedly crossed the Strait of Hormuz on Saturday afternoon, यानी को 2-3 घंटे पहले। US-Iran ceasefire negotiation kicked off in Pakistan। वो कहता है Axios citing a US official reported that several US Navy ships crossed the Strait of Hormuz। According to the report, कि वो नेवी ऑफिशियल ने कहा है कि हमारे बहुत सारे नेवी शिप्स हैं वो क्रॉस कर, एक होता है बड़ा शिप, एक होता है छोटे शिप्स जो होते हैं नेवी जो,
वो भी बेसिकली एटॉमिक उसके साथ आप दो उसके साथ भी रिलेटेड होते हैं, लिंक्ड होते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द मूव वाज नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द इरानियन नेवी एंड वाज द फर्स्ट टाइम यूएस नेवी शिप्स मेड सच ए मूव सिंस द स्टार्ट ऑफ द वॉर। जब से जंग शुरू हुई है बड़ा बैरी बेड़ा तो आया है, लेकिन ईरान अमेरिकन नेवी शिप ऐसे नहीं डिस्ट्रॉयर खास तौर पर हैं। डिस्ट्रॉयर हाँ, डिस्ट्रॉयर। According to the Wall Street Journal, 3 US officials confirmed that 2 US Navy guided missile destroyers passed through the state without issue in what was described as the freedom of the navigation mission. इस मिशन को उन्होंने अब वो इधर लगे हुए हैं और यहाँ, क्योंकि लीवरेज सारे का सारा जो है ईरान के पास एक ही है, अब वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, कोई और लीवरेज नहीं। हमने कल भी कहा था, हमने परसों भी कहा था कि गजा 2 साल मार ना खाता अगर उसके पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ होती, लेबनान में भी कुछ ना होता अगर उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ होती। ये सारे इसलिए बेसिकली है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। अच्छा, ये अब देखें, ये भी रिपोर्ट इसी के, ये राइटर्स के। अब आ जाते हैं कि वो जो उसकी परवीन जिसकी बड़ी बात है, तबसरा निगार को रेफरेंस करना चाहिए, इसलिए कि जो मेहनत उसकी होती है वो उसके कमाल के। उसने कहा एक तो है उसकी शॉर्ट टाइम ये है कि किसी ना किसी तरीके से तरले मिलते से दूसरे से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो खुल जाए और कुछ कर। लेकिन उसने कहा है कि ट्रंप ने और अमेरिका ने 4-5 काम किए हैं जो उसकी अगले 1 साल की प्लानिंग है। वो कहते हैं कि अमेरिकन ट्रुप्स जितने भी हैं वो ईरान के वेदर के साथ वो उनके कलमटाइज नहीं है, एयर कंडीशनर में रहते हैं, हेडक्वार्टर में रहते हैं। 780 अड्डे हैं अमेरिका के दुनिया पूरी में, और जिनमें से 70 अड्डे जो हैं जो तकरीबन वो गल्फ पे हैं, जिनमें से 50,000 सिपाही जो हैं वो यहाँ पर इस जगह पे मौजूद हैं। वो कहता ये है कि अमेरिका समझता है कि बाकी सारे के सारे अड्डे जो है ना ये अब जो हैं अब ख़त्म कर दिए जाएँ। अच्छा, क्योंकि वो यूजलेस हो गए हैं। अभी उसकी ज़ेलेंस्की की और पुतिन की टॉक है, थोड़ी देर में पीस का ऐलान होने वाला है, तो यूरोप की जंग तो चलेगी। उसमें वो चाहते हैं कि नेटो 2-3 काम करे, ठीक है। और उससे उन्होंने राब्ता भी कर लिया है। नेटो का जो जनरल सेक्रेटरी था उसको ट्रंप ने बुलाया था, तो उसने कहा जो 80,000 यूएस ट्रिप्स व नेटो में उनको अब थोड़े से करके बाकी इधर लेके आए। ठीक है, 80,000 वहाँ से, वो सारा असला वो सारा कुछ है वो भी इधर लेके जाएगा। फिर अमेरिका समझता ये है कि हमने साउथ कोरिया में, हमने जापान में, हमने ईस्ट चाइना सी में हमने ऐसे ही चीज़ें इकट्ठी की हुई हैं, करना वरना हमने कुछ नहीं, तो उनको भी वाइंड अप करके यहीं लेके आया जाए। ठीक है। तीसरा वो समझते ये हैं कि हमें जो चाइना का हमने मुफ्त में महाज खोल लिया है कि जो महाज बनता नहीं है और उसमें मुफ्त में चाइना मदद कर उसको भी ख़त्म किया जाए, बुलाका वलाका ईस्ट चाइना से ये जब हो जाए तो उसके बाद वो कहते हैं, उसने कहा है कि ये है लॉन्ग टर्म उनकी प्लानिंग। उसमें वो कहते ये हैं कि फरवरी 2027 ये उसकी खबर है, और उस खबर में उसने 2-3 रेफरेंस कोट किए। उसने कहा फरवरी 2027 में मौसम होगा ठीक है जी। उस वक्त तक हम 1 मिलियन जो हैं हम लोग जो हैं वो उनको रिक्रूट करेंगे, जैसे उन्होंने रिक्रूट किए थे वो ब्लैक वाटर और इस तरह के। अच्छा, आपको पता है ब्लैक वाटर में जो सिपाही रिक्रूट हुए थे अमेरिकन मरीन्स नहीं थे जी। उनके मरने के ऊपर अमेरिका को कुछ नहीं होता था, रेगुलर सर्विसेज अफ्रीका पाकिस्तान से गए थे भाई बहुत सारे लोग। अच्छा, फॉर्मर ज्यादातर तो फॉर्मर मरीन्स होते हैं, रिटायर्ड होते नहीं, हैं। रिटायर्ड फौजी अफसर के कहते इश्तिहार छपे थे मुशर्रफ के जमाने में। अच्छा, हाँ, मैंने कॉलम 3 लिखे थे। मैंने कहा मुसलमानों को मारने के लोग गए थे पाकिस्तान से लोग। अच्छा, जो पहली दफा 1917 में गदा पता कर सकते अब नहीं कर सकते। अब नौकरी पाई जाए ना और की करिए। ठीक। तो अब भी उन्होंने ये तो 1 मिलियन इसलिए कहा गया कि आज से तकरीबन 6 दिन पहले ये खबर भी बहुत हुई थी कि आस्तारान इनकलाब ने कहा था कि इस वक्त हम 30 लाख हमारे वॉलंटियर्स हैं। बसीच जो है उनका साजमाने बसीच मुस्तज़फ़ीन कमज़ोर को वल मुस्तज़फ़ीन मिन रिजाल वन निसा जो है ना मशहूर आयत है कि तुम क्यों नहीं निकलते हो जालिम बस्ती के खिलाफ, जिसके मुस्तज़फ़ीन यानी कमज़ोर लोग, तो वो उनके मददगार कहा जाता है। तीसरा, उनमें से 10 लाख लोगों को ग्राउंड ऑफेंसिव के खिलाफ खड़े होने के लिए ट्रेन किया जाएगा कि अमेरिका जब आए तो 10 लाख बंदा जो है उसके सामने दीवार बन के खड़ा हो जाए। और दीवार बना को मुश्किल काम भी नहीं, क्योंकि सामने समुंदर है,
ये इंडिया पाकिस्तान के पीछे हट जाएंगे, पीछे तो आप शिप में पहुंचते पहुंचते आपकी छोटी छोटी किश्तियों को मार देंगे वो। जी हाँ। तो ये ऐसी सूरत है, उसके ऊपर ये वो कहते हैं कि 27 फरवरी को उन्होंने ये इसको जो है वो उसको उन्होंने प्लान किया। दूसरी चीज ये है जो अहम तरीन इसके अंदर मैं आपको ये लेके आ जाता हूँ कि 21,500 टारगेट्स जो हैं वो अमेरिका जो है 40 दिनों में कर सकता है। 40 दिनों में 21,000 टारगेट के बावजूद इसराइल और ईरान के मिला के असले का जखीरा खत्म हो गया है दोनों मुल्कों के पास। अच्छा, वो जो इंटरसेप्टर थे, बाकी चीजें कुछ तबाह हो गया, जबकि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम से वो खौफजदा है। वो इसलिए खौफजदा है कि ईरान का कोई मिसाइल फैक्ट्री सरफेस में नहीं है, ज़ेरे ज़मीन है। बिल्कुल। उसके लिए आपको फिर वो करना पड़ता है और डेजी कटर आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ठीक है। डेजी कटर जो है आप हो सकता है कैसे पहाड़ पे फेंक के आ जाएं कि जिस पहाड़ के नीचे कुछ भी ना हो, तो आप सिर्फ माइनिंग करके आ जाएं, पत्थर तोड़ के आ जाएं। बिल्कुल ऐसे। तो एक तो क्योंकि ट्रंप को जब ये दिखाया गया था ना, मैंने शायद उसमें दिखाया भी था पिछले बार कि ये उनका अंडरग्राउंड मिसाइल प्रोग्राम है। फिर दूसरी चीज ये है कि उनके सारे मिसाइल जो है लॉन्चर दोज आर मूविंग, कोई जमीन के ऊपर नहीं है, फिक्स नहीं है, उससे रखा हुआ है लंबा सा जो है ना उनका वो है जैसे हमारा होता है ना 24 व्हीलर, उनके पता नहीं कितने व्हीलर ट्रक होता है, वो ट्रक मूव करता है, इधर से चलता है और साथ ही 60 मील फी घंटे की स्पीड से निकल जाता है। वो उधर से उसको फॉलो कर रहे थे, फॉलो नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने जो उनका मिसाइल जो उन्होंने खत्म किया था जो जिसमें 16 मिसाइल, तो अब वो कहते हैं कि इसका मुकाबला ग्राउंड ऑफेंसिव के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। और वो उसी के लिए उन्होंने इस्फहान के करीब वो जो हुआ था ना, उन्होंने अपने बंदे को रिकवर करने के लिए किया था, उसमें अमेरिका ने 13 अपने मुख्तलिफ हेलीकॉप्टर्स और हाँ जी, 2 उनके C-130 प्लेन से, 2 C-130 ब्लैक हॉक से, 13 टोटल दिन में 2 ब्लैक हॉक से, C-130 से ये ज़ाया कर दी। तो अगर एक बंदे के लिए या एक खास इलाके में कार्रवाई करने की इतनी कॉस्ट है, तो फिर अमेरिका को कितनी कॉस्ट बर्दाश्त करें। तो देखें अभी 2 घंटे के मुज़ाकरात हुए हैं। सर मेरा एक सवाल है, ये पाकिस्तान ने जब ये टॉक इनिशिएट की या पाकिस्तान ने अपना रोल स्टार्ट किया जी कि मेडिएशन होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट को जल्दी खत्म, हम डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहे थे। आज शाम को हमारे इस्लामाबाद के कुछ साफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने ये ट्वीट्स की और ख़बरें दी कि जी पाकिस्तान ने अपना जो काम करना था वो कर दिया है। अच्छा, अब उनसे पूछा गया कि वो काम क्या है, तो उन्होंने कहा दोनों को मुज़ाकरात की टेबल पे ले आना पाकिस्तान का काम था। नहीं, वो कैसे, पाकिस्तान ने खुद अमेरिका को रिक्वेस्ट की कि आइए। तो जो 7 दिन पहले जो उसने मस्कत ओमान में हुआ था, वो किसने किया? अमेरिका खुद आना चाहता था। ठीक है, आ गया। अब मेरा ये मानना है कि मुझे यूं लगता है कि शायद नहीं, पाकिस्तान का मीडिएशन का रोल नहीं है। क्या आप समझते हैं कि उस पर मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान की टीम बैठी होगी, वो उनसे वो कराएगी बात कि अब तुम ये को जस्ट बिकॉज दिस के दोनों मुतालबात आएंगे, पाकिस्तान क्या सजेस्ट करेगा, तू ये ना कर, तू वो ना कर। नहीं, कन्विंस करने के लिए हमारी जो हो सकता है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, लेकिन पाकिस्तान का लीवरेज क्या है? देखिए, मस्कत ओमान के पास एक लीवरेज है, ठीक है, जो पाकिस्तान के पास नहीं। क्या भला? क्या? वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के दूसरे किनारे पे बैठा हुआ है। ठीक ठीक। मस्कत ओमान जो है वो अगर ईरान के साथ मिल जाए और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ दोनों कंट्रोल करना शुरू हो जाएं, ठीक, उसके बाद सलाला है। ठीक, वो तो ऐसी जगह पे बैठा हुआ है कि वो दोनों चीजें कंट्रोल कर सकता है। वो अगर इकट्ठा हो जाए, उसके थ्रेट सरफेस हो जाए, तो वो बाबल मंदब भी कंट्रोल कर सकता है, ये भी कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो अब इसमें से हम अखज़ ये कर सकते हैं कि दिस वुड बी बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर। दोनों, हाँ, वो तो उसने कहा है दुनिया के 3-4 प्रेस से कि अमेरिका असल में सरेंडर के डॉक्यूमेंट, सिर्फ वो चाहता ये है कि थोड़ी इज्जत वैलिडेट कर रहा है इज्जत के साथ। देखिए ना, ट्रंप से सिर्फ एक बात पूछी उन्होंने, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। किसी और से पूछो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, इसराइल से पूछो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के स्टैंडर्ड जहाज, यूरोप के 40 मुल्क इकट्ठे हुए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। ठीक, कोई ना कोई तरीका निकालो यहाँ से हम इसको निकल जाएं। अब या तो ईरानी कौम के साथ उनके नेगोशिएशन टेबल पे उनके 10 के 10 में से कम 5 तो मानेंगे ना। 7 तो इस पे तकरीबन तैयार है, 2-3 पे नहीं मान रहे। एक वो ये कहते हैं कि आपके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको आप न्यूक्लियर प्रोग्राम तो ईरान खत्म करने को तैयार है, मिसाइल प्रोग्राम को वो भी मान जाएंगे।
देखें, सबसे बड़ी बात है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज जो है इट शुड बी ए फ्री इंटरनेशनल वाटरवे। ठीक। मेरा ख्याल यह है कि साइकस साइकस था ना एग्रीमेंट, जिसमें बास्फोरस के उस दरिया से ईरान 100 साल का एग्रीमेंट हुआ था ना, जी जी। टर्की ने वो लेने से पैसे, वो वाली सूरत है। मैं आपको बताता हूँ, कल शायद मैंने इस पे बात भी की थी कि 1956 में जब पाउंड गिरा है, जी जी। तो क्यों गिरा था? नहर स्वेज की लड़ाई पे। लड़ाई किसने कराई थी? इसराइल ने। क्योंकि इसराइल चाहता था कि बरतानवी पाउंड अब दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाए, क्योंकि जो काम मैंने बरतानिया से लेना है वो ले लिया। अब अमेरिका से जो इसराइल ने काम लेना था वो ले लिया। वो पैक्स ब्रिटानिका, पैक्स अमेरिका की जो थ्योरी जो है, हमारे इमरान हुसैन साहब ने बड़ी जबरदस्त तो मतलब अब पेट्रो डॉलर जो है वो डूबने के करीब। अब देखें, यूरोप को बड़ी गुस्सा है इस बात पे। यूरोप ने आज से 30 साल पहले, बल्कि ज्यादा, यूरोपीय यूनियन बनाई थी। यूरो आया था। उसकी आज भी यूरो की हैसियत काफी है, सब कुछ हम इसमें कारोबार करेंगे, तब ये करेंगे। ट्रंप कहता, अमेरिका ने कान मरोड़ के कहा इंसान के बच्चे बन जाओ। अच्छा, अगर यहाँ पे एक सवाल इसी से कनेक्टेड, अगर अमेरिका यहाँ से उठता है टेबल डायलॉग करके और सक्सेसफुल होते हैं, इट मींस दैट कि इसराइल हैज बीन डिफीटेड। देखिए, इसराइल डिफीट मानेगा नहीं। उसकी एक वजह है, इसराइल बार बार इस किस्म की चीजों से गुजर चुका है। 1973 में अमेरिकन चाहते थे कि मिस्र को मजबूत किया जाए। 1973 में उनकी किसकी मदद की उन्होंने? अनवारुस सादात की। ठीक। अनवारुस सादात के साथ मायदा कराया। पहले तो जंग जीती उसने, और उसने, सादात ने कहा बार-लेव लाइन नबूर। क्यों करना चाहता? क्योंकि अनवारुस सादात जमाल नासिर का नायब था, और ये दोनों सोवियत यूनियन की लॉबी में थे। अमेरिका निकालना चाहता था मिडिल ईस्ट में अपना। उसने इसराइल को कहा चुप करके इंसान का बच्चे बन बैठ जाओ। उसमें क्या हुआ आपको पता है? कैंप डेविड मायदा हुआ था। उस कैंप डेविड मायदे में 2 लोगों को अमल नोबेल प्राइज मिला था। एक किसको मिला था? शमौन दी पेरिस को, और दूसरा किसको मिला था? अनवारुस सादात को। ठीक है। कि उन्होंने अमल किया। वो भी कत्ल हुआ, ये इसराइल का सदर भी, और ये भी अनवारुस सादात भी कत्ल हो गया। ठीक है, उसको किसने कत्ल किया? यहूदी ने। अच्छा। जो क्यों कत्ल किया? शमून को, वो जो उनका हाँ, प्रेसिडेंट। क्यों कत्ल किया? कि ये शख्स जो है ये मसीहा की उसके खिलाफ है। इसको कत्ल किसलिए किया गया? ये इस्लामी इनकलाब के खिलाफ है। ठीक, ये दोनों, अब इसराइल का मकसद पूरा हो गया। दोनों वॉर फुटिंग्स पे आ गए। इजिप्ट में इख्वानुल मुस्लिमून जिंदा हो गई, मुझसे मुर्सी पैदा हो गया, फिर उसने मुर्सी को खत्म करवाया। दूसरी दफा हुआ ये था कि जब 2 नेशन उसका उन्होंने कॉन्सेप्ट पेश किया था, उन्होंने कहा था कि हमने राजी कर लिया है फिलिस्तीनियों को। यासर अरफात ने कहा था मैं हीरो हूं, आप इसको ले आए। उन्होंने यासर अरफात को अनान अशराबी, ये जूस लॉबी के लिए, खुद उसकी बीवी सोहा, उसके जरिए उसको लॉबी को उन्होंने खरीद लिया था किस्म। जब उन्होंने मनवा लिया, इसराइल को कहता रहा कि नहीं करें, लेकिन हुआ ये कि इलेक्शन हुए। इलेक्शन में हमास जीत गई। कौन बना वजीर आजम? खालिद मशअल, आपको पता है वजीर बना था। और वो क्या नाम? अराउंड 1994 की बात है जो। हाँ, उसके बाद हुआ क्या कि इसराइल से 4 महीने के बाद इनको निकाल दिया। वो गजा में जाकर उन्होंने पनाह ले ली, और इधर महमूद अब्बास को उन्होंने, और फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दी। दूसरा मायदा। तीसरा किसको खराब किया इसराइल ने? इब्राहिम अकॉर्ड को। और करो। जिसने किया हुआ है ना, वो बेचारा अकेला है इस वक्त यूएई। उसकी सारी इन्वेस्टमेंट भी गायब हो चुकी हुई है, उसका सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका हुआ है। उसकी ज़िंदगी में सोच रहा है कि कब मसाज पार्लर आबाद होंगे, वो सोच रहा है कब बुर्ज खलीफा में लाइटें जलेंगी, वो सोच रहा है कब लोग, ईरान की सारी इन्वेस्टमेंट जो है उसने वहाँ उसको। तो मैंने क्या कहा था, इसराइल ना इब्राहिम अकॉर्ड मानता है, इसराइल की कोई जंग नहीं है ईरान के साथ। बिल्कुल स्टेट ऑफ हुर्मुज पे इसराइल का एक भी जहाज स्टेट ऑफ हुर्मुज पे नहीं रुका हुआ। ईरान ने स्वयं, ईरान जो है प्रॉक्सी की हिमायत करता है, हिजबुल्लाह की और उसकी, और वो इसराइल को फायदा भी देती है, क्योंकि ईरान की प्रॉक्सीज की वजह से मुस्लिम उम्मत तकसीम हुई है। बिल्कुल ऐसी है। ईरान की ज़ैनब की वजह से मुस्लिम उम्मत सीरिया में तकसीम हुई है, हौसियों के उसमें तकसीम हुई है, बहरैन में तकसीम हुई है। पहले ऐसा सूरत नहीं थी। एक आराम से अगर चलते तो इसराइल के खिलाफ महाज बनाया। फैसल जो है वो महाज बनाना चाहता था। फैसल ने ऑयल एज ए वेपन यूज किया था, जिसको इसराइल ने बकायदा अमेरिकन के उसके कहने पे शहीद करवा दिया था। सर, ये डायलॉग अगर ये वाला
एक फेज चल रहा है, अगर सक्सेसफुल नहीं होता तो फिर सेकंड फेज में जाएंगी या कॉन्फ्लिक्ट आपको दोबारा से रिज्यूम होता नजर आ रहा है? जहाँ मेरा ख्याल है कि अगर तो ये बन गया, एक तो ये है कि ईरान की एक ऐसी फतह होगी जिसे शायद कोई बर्दाश्त ना करे, ठीक है, दिलों में बड़ी जलन होगी। इसराइल बर्दाश्त कर जाएगा, सऊदी अरब नहीं करेगा, ईरान नहीं करेगा, सॉरी वो यूएई नहीं करेगा, बहरीन नहीं करेगा, कतर नहीं करेगा, इवन इराक नहीं करेगा ठीक, कुर्दिश। तो ईरान की इस फतह को वो इस सूरत हाल में ख़राब करेंगे, इनकी आपस की जंग। ठीक, क्योंकि मैंने आपको शायद आज से कुछ एक हफ्ता पहले कहा था कि प्लानिंग इस वक्त ये है कि इजराइल और अमेरिका निकल जाए और अरब और अजम आपस में लड़ें। ठीक है, ईरान और वो आपस में। बट इस पॉइंट में ये जब हम टॉक कर रहे हैं तो तकरीबन ड्यूरिंग द टॉक पहला सेशन अभी मेरा ख्याल है ख़त्म हो चुका हुआ था, तो उसके दौरान खबर आई, तमाम अखबारात ने, CNN, राउटर्स और दीगर अखबारात ने खबर लगाई कि चाइना की वेपन शिपमेंट ईरान के लिए भेजी जा जी रही जी। है। अब यहाँ पे अगर एक और खबर भी है कि चाइना मुज़ाकरात के टेबल में इसके अंदर वो भी शरीक होने के लिए भी आ रहा है। खबरें देखिए, मुज़ाकरात में खबरें बहुत चलेंगी। खबर वो जो ऑथेंटिकेट हो सर, हो सकता है इसके बाद थोड़ी देर में कर दिया। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में आप देखें, पाकिस्तान पहली दफ़ा यह है कि पाकिस्तान जो है वो लोकल लोगों जियो शियो को खबर नहीं देता, उनको देता है। जी, वो सारे वहाँ यहाँ बैठे हुए हैं, अब सारे इसलिए वो प्ले वहाँ से हो रहा है। और जंग के बारे में कहा जाता है कि जंग एक ऐसा इवेंट है जिसमें सबसे पहली मौत जो होती है वो सच की होती है। सच की होती है। अब वो जैसे ट्रंप ने कहा हम तो जीत चुके हैं, ये हुर्मुज़ को खुद खुल जाएगा। हुर्मुज़ के खुलने का मसला ये कि इंटरनेशनल प्रेशर है। पाकिस्तान के ऊपर अगर आप कहते हैं प्रेशर डाला जाए कि जी पाकिस्तान कहे जी खोलो वरना हम तुम्हारे GST स्टेटस भी खत्म कर देंगे, क्योंकि हुर्मुज़ किसके लिए मसाइल बना रही है? चीन के लिए। ठीक है, हुर्मुज़ साउथ किससे एशिया बना? के ममालिक के लिए। पूरे साउथ इंडिया के लिए, जापान के लिए, पूरे यूरोप के लिए। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, अरब तो गया जो गया। अरब तो गया तो गया। ये सारे के सारे कहते हैं कि कोई भाई और कुछ नहीं, चलो उसको मान लो इस दफा कि वो पैसे ले ले। और अगर वो जॉइंट एक कंट्रोल तस्लीम कर लिया गया तो इंटरनेशनल चोक पॉइंट दुनिया में और कोई नहीं है भाई, 5 ही हैं सिर्फ। बलाका का है जो इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान में से होकर गुजरता है, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ है, बाब अल मंदब है, पनामा है, सुएज के नाम अब बासफोरस है। ठीक फिर रही है ना एक बाब अल मंदब ऊपर जाकर, यही 5 है ना, और कोई समुंदर खुले हैं, समुंदर में तंगी के रास्ते और कोई नहीं है। बाकी आप वहां से गुजर के आए, वहां से किधर से सब जो रास उम्मीद जिसको कहते हैं, स्टेट केप ऑफ गुड होप्स, जहाँ वो मंडेला को कैद रखा हुआ था, वो बड़ा मजेदार जगह है वहाँ ना, उसको कहते हैं दिस इज एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं जब गया वहाँ वो 2 समुंदर भी मिलते हैं आपस में, अपना ये क्या नाम है, अटलांटिक और पैसिफिक। ठीक, और वो जो है ना मरजल बहरैन है, जब तक हम दोनों समुद्रों की कहता रंग भी अलग नजर आते हैं। तो बड़ी तो पहले वो रास उम्मीद का चक्कर काट के वास्को डे गामा कहाँ पहुंचा था? मसाले लेने के लिए गोवा के साहिल के ऊपर। अच्छा, पहुंच गया ना, तो वो चले जाते हैं। तो समुद्र के बेसिकली चोक पॉइंट यही है। तो दुबई जो है ये अब समझ रहा है कि हमारी अल्टरनेटिव भी ढूंढी जा रही है इस वक्त, वो कहीं ना कहीं ढूंढी जा सकते हैं किसी भी जगह। जी, दुनिया की नज़र में। हाँ, सर इसी से आखिरी एक सवाल हाँ। फिर हम इसको ख़त्म करते हैं सर, कि अगर स्टेट ऑफ हुर्मुज़ पर ईरान को टैक्स मिल जाता है तो सऊदी अरब उसका भी गेट एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट वही है, UAE, कतर, बहरीन, इनको आप माशी तौर पर और ईरान का फिर कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, मेरा ख्याल है ईरान थोड़ा सा मालदार हो जाएगा, माशी तौर पर तो नहीं हो सकता, सारी LNG तो ईरान के पास नहीं है। ईरान की असल प्रॉब्लम भी तो यही है कि ईरान की इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे सबसे फिर पहली ट्रेड करने बात को यह है तैयार कि नहीं। अगर ये मुआहदा होता है और सिर्फ एक बात पे अगर ईरान राजी करवा लेता है कि मुझ पर से 47 नहीं पाबंदियां उठा ली जाएं, तो ईरान का तेल काफी है उसको सरखुरू करने की। इकोनॉमिक एम्बार्गोज अगर ख़त्म हो जाए तो अरब ममालिक कहीं नज़र नहीं आएंगे ईरान के रास्ते। जी, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। नाजरीन दुआ करें कि कुछ ना कुछ मुस्बत हल निकले, अदरवाइज इस जंग को दोबारा से रिज्यूम होना तो ये पूरी दुनिया के लिए एक ख़तरनाक तरीन खेल बन जाएगा और इसी से थर्ड वर्ल्ड वॉर ट्रिगर हो सकती है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।